अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ा मुश्ताक और हम यहाँ पे क्लास 9th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट हमने स्टार्ट किया और आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ अ ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। इससे पहले हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं डिटेल में और वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है जो कि है एनिमल्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हमने पढ़ना। तो हायर एनिमल्स के अंदर, हायर एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्ट का टास्क है, ये काम है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का। ये दो किस्म के सिस्टम हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ये काम करते हैं। एक है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। और यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर जो है हमारा फोकस जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे होगा। हम यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो डिटेल में देखेंगे। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर की तरह ह्यूमंस के अंदर भी एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? यानी कि हमारा जो ब्लड है वो हमारी वीन्स, हमारी आर्टरीज के अंदर, हमारी कैपिलरीज के अंदर लोकेट करता है, उसके आउटसाइड नहीं होता। ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर जो ब्लड है वो नालियों के अंदर इनक्लोज होता है, बंद होता है, तो वहाँ से फिर वो सर्कुलेट करता है ब्लड को। तो इस तरह का सिस्टम हमारे अंदर भी मौजूद है। दूसरा मेन कंपोनेंट जो हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या है? एक, उसके अंदर ब्लड शामिल है। दूसरी चीज़, उसके अंदर जो है वो हार्ट है जिसके अंदर ब्लड लोकेट करता है। और तीसरी चीज़, इसके अंदर जो है वो वेजल्स आ जाती हैं जो कि 3 तरह की हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। तो ये 3 चीज़ों को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है वो ब्लड के बारे में देख लेते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड जो है ये स्पेशल फ्लूइड है बॉडी, जो कि लिविंग बॉडी के अंदर होता है, यानी कि इसको ज़िंदगी का दरिया भी कह सकते हैं। ये वर्ड भी इसके लिए मुनासिब है। और ये कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो लिक्विड पोर्शन है, ये है ही लिक्विड। और इसके अंदर 2 चीज़ें मिलेंगी हमें। एक मिलेगा हमें इसके अंदर ब्लड सेल्स और दूसरी चीज़ इसके अंदर हमें मिलेगी प्लाज्मा। आप ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ब्लड लें और उसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट डालें, यानी ऐसा सीरम जो कि उसको मुंजमद ना होने दे, जमने ना दे खून को, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो ब्लड है, उसके अंदर जो सेल्स हैं उसके, वो सारे नीचे बैठ जाएंगे और प्लाज्मा ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह से हम प्लाज्मा को और ब्लड को जो है वो सेपरेट करते हैं। उसके बाद एक हेल्थी पर्सन के अंदर तकरीबन जो 55% हिस्सा होता है उसके ब्लड का, वो जो है मुश्तमिल होता है प्लाज्मा पे, और जो 45% है बाकी का हिस्सा वो उसकी सेल बॉडीज़ पे होता है। यानी कि ये हिस्सा ज़्यादा है, ये है 55% एंड दिस वन इज़ 45%। और एक इंसान के अंदर तकरीबन 5 लीटर जो है वो खून मौजूद होता है। उसके वज़न का 1/12 पार्ट जो है वो उसका ब्लड है किसी भी इंसान का। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ब्लड के अबाउट, कि ब्लड क्या है। ये लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है तकरीबन तमाम हायर एनिमल्स के अंदर। 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक ब्लड सेल्स होते हैं, एक प्लाज्मा होता है। सेपरेट कैसे कर सकते हैं? आप किस ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट डालें, वो सेपरेट हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा साफ। क्योंकि प्लाज्मा का जो कलर है ये भी रेड नहीं है, रेड, इसका कलर जो है वो रेड पिगमेंट की वजह से रेड होता है। तो ये रेड ब्लड सेल्स जितने भी हैं वो सारे नीचे बैठ जाएंगे, प्लाज्मा ऊपर रह जाएगा और इसका वॉल्यूम भी ब्लड के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है। तो अब हमने इन्हीं दोनों चीज़ों को जो है वो डिटेल से डिस्कस करना है। सबसे पहले हम प्लाज्मा देख लेते हैं। प्लाज्मा के अंदर तकरीबन ज़्यादा जो है वो पानी है, इसके अंदर पानी मौजूद होता है प्राइमली, और वो भी उसके अंदर, उस पानी के अंदर जो है वो प्रोटीन, साल्ट्स, मेटाबोलाइट्स एंड और जो वेस्ट हैं वो उसके अंदर हल हुए होते हैं। यानी ये प्राइमरी इसके अंदर ज़्यादा पोर्शन वाटर है। इसके अंदर बहुत कुछ है लेकिन प्राइमरी हम देख लेते हैं। फिर इसी वाटर के अंदर जो है वो साल्ट्स, मिनरल्स, मेटाबोलाइट्स, यानी जितनी भी मेटाबॉलिज्म हो रही है उनके रिजल्ट में जो कुछ भी बन रहा है वो सब कुछ इसके अंदर होता है। फिर उसके बाद हार्मोन्स हैं इसके अंदर, एंटीबॉडीज़ हैं इसके अंदर, और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 92% इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर है। 92
92%। इसके अंदर सिर्फ क्या पाया जाता है, वाटर, यानी मेनली ये वाटर है। फिर उसके बाद 8 to 10% इसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें आ जाती हैं, और उन चीज़ों के अंदर साल्ट जो है तकरीबन 0.9% प्लाज्मा का हिस्सा साल्ट्स बनाते हैं। उसमें उन साल्ट्स में कौन कौन से साल्ट्स आ जाते हैं, उसके अंदर इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है के साल्ट्स हैं, फिर अदर भी हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, जिंक, इन सब के साल्ट्स हैं। अगर इन ये बेशक ये 0.9% है, लेकिन फिर भी अगर इसमें ज़रा सा भी तब्दीली आ गई, किसी एक साल्ट की भी कमी आ गई, तो ब्लड का जो पीएच है जो कि 7.4 है नॉर्मल पीएच ब्लड की, जिसके अंदर ये नॉर्मली काम करता है, तो वो ख़राब हो जाएगी और हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर जो है वो सामने फेस करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोटीन्स की बात कर लें। 7 to 9% जो बॉडी का वेट है वो प्रोटीन्स है। 7 to 9% बॉडी में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। किस तरह से? प्रोटीन एंटीबॉडीज़ की सूरत में, जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ यानी कि जर्म्स के ख़िलाफ़ जो कुदरती तौर पे मेडिसिन होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, कुछ खास किस्म के केमिकल्स होते हैं, वो प्रोटीन्स की ही सूरत में निकलते हैं, वो भी जो है वो मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर। फिर उसके बाद जो है फिब्रिनोजिन है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन। फिब्रिनोजिन का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग का, ब्लड को थिक रखने का। जब आपको कोई ज़ख़म हो जाए और वहाँ से जब ब्लड ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उसके ऊपर जो वो बना देता है, एक छिलका सा बना देता है, वो सील बना देता है ऊपर, वो फिब्रिनोजिन की वजह से बनती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग करवाता है ये। फिर एल्बुमिन है, एल्बुमिन वाटर बैलेंस करवाता है, यानी पानी की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर पूरा करवाता है। उसके बाद जो है इस तरह की और भी, उसके बाद प्लाज्मा के अंदर और जितना भी खाना हमने खाया हुआ है और वो डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, ब्लड ही तो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, उसके भी जो है वो भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है। फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको वहाँ से लेके आया जाता है लिवर से, वो नाइट्रोजन वेस्ट को इकट्ठा करता है यूरिया की सूरत में, वो भी उसके अंदर, उसकी भी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। फिर हार्मोन्स जो कि ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करते हैं, तो वो ब्लड में फेंक देते हैं उसको, और ब्लड उसको फिर टारगेट सेल्स के ऊपर पहुंचाता है, तो हार्मोन्स भी प्लाज्मा के अंदर लोकेट करते हैं। फिर उसके अलावा गैसेस जो कि लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को वो दे के आता है, ऑक्सीजन को वहाँ से लेके आता है, तो उसके भी जो ट्रेसेस हैं वो आपको प्लाज्मा के अंदर मिलेंगे। यानी कि सेल्स के अलावा, ब्लड सेल्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको प्लाज्मा के अंदर जो है वो मिलेंगी। दोबारा से एक ओवरव्यू देख लेते हैं, हमें प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। प्लाज्मा तकरीबन 55% ब्लड का हिस्सा है, इसके अंदर वाटर मेनली पाया जाता है, मेजर पोर्शन। फिर उसके बाद साल्ट आते हैं, 0.9% है, काफ़ी ज़्यादा साल्ट हैं इसके अंदर, लेकिन किसी की भी कंसंट्रेशन को ख़राब हुआ तो उसकी पीएच ख़राब हो जाएगी, वो एसिडिक हो जाएगी। फिर उसके बाद मिनरल्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, ये सारा कुछ भी प्लाज्मा के अंदर हल होता है। फिर मेजर पोर्शन इसका प्रोटीन आ जाता है आफ्टर द वाटर, 7 to 9%, और ये प्रोटीन किस सूरत में होती है? एंटीबॉडीज़ की सूरत में होती है। फिब्रिनोजिन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, एल्बुमिन है, ये भी वाटर बैलेंस को करने के लिए प्रोटीन मौजूद है, इन सूरत में होती है। फिर इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं लाइक जो वेस्ट है वो भी इसके अंदर लोकेट करती है, हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है वो भी इसके अंदर होती हैं, जो गैसेस हैं आपकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जिनको आपने ट्रांसपोर्ट करना है वो भी इसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। इसका मतलब हुआ कि प्लाज्मा का जो है वो बहुत मेजर रोल है सेल्स को सिर्फ निकालने, बाकी सारे का सारा जो फंक्शन उसमें प्लाज्मा जो है वो हेल्प करता है और ये अपने अंदर उन चीज़ों को लोकेट भी करवाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। 3 किस्म के सेल्स हैं हमारे पास ब्लड सेल्स। कौन कौन से हैं हमारे पास? हैं वाइट ब्लड सेल्स जिनको दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी है, सॉरी रेड ब्लड सेल्स जिनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है, देन वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनका नाम ल्यूकोसाइट्स भी है, और फिर लास्ट पे आ जाते हैं प्लेटलेट्स जिनको मेगा कैरियोट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 किस्म के सेल्स हैं जो हमारी ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। इन तीनों के बारे में हम जो है वो बारी बारी देख लेते हैं। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स की पहले बात करते हैं। रेड ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, न्यूमरस है, लातादाद,
और एक एस्टिमेशन के मुताबिक 1 क्यूबिक मिलीलीटर अगर आप ब्लड लें तो उसके अंदर जो है आपको तकरीबन 5 to 5.5 इतनी कंसंट्रेशन आपको तकरीबन मेल्स में मिलेगी और 4 to 4.5 आपको जो है वो फीमेल्स में मिलेगी। इसकी रेड ब्लड सेल्स की जो है अमाउंट फिगर इसका। फिर रेड ब्लड सेल्स जब बनते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी व्हेन फॉर्म जब ये बनते हैं तो इनके अंदर हैव न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसके बाद इनका जो न्यूक्लियस है वो ये न्यूक्लियस जो है ये रिप्लेस कर जाता है हीमोग्लोबिन से। और जब हीमोग्लोबिन से ये रिप्लेस हो जाता है यानी न्यूक्लियस लॉस्ट कर जाता है, गायब हो जाता है, तो फिर इसको जो है वो ब्लड के अंदर छोड़ा जाता है इससे पहले। और इनकी जो है फिटल एज में जब हम होते हैं एम्ब्रियोनिक एंड फिटल एज में, यानी कि अभी एम्ब्रियो की इसी शक्ल में है, यहाँ पे अभी फिटस है, अभी छोटा जो है वो बेबी है, तो उसमें लिवर और स्प्लीन ये काम करता है इसको बनाने का। और जो एडल्ट्स के अंदर जो फॉर्मेशन होती है वो बोन्स के अंदर होती है, बोन मैरो, हमारा हड्डियों के अंदर जो गोदा होता है वहाँ पे ये सेल्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स खास तौर पे। फिर इसका जो लाइफ स्पेन है यानी कि इसका जो दौरानिया है कितनी देर की ज़िंदगी गुजारता है, तो तकरीबन 120 दिनों का इसका लाइफ स्पेन होता है, 120 डेज़। 120 डेज़ के बाद ये डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, इन कितनी ही मुद्दत है, फिर ये लिवर के पास जाते हैं और लिवर इसको और स्प्लीन के पास जाते हैं, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद ये इस काबिल नहीं रहता कि ये बना सके। इसकी बात करें इसकी डायरेक्शन की, इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये बाइकनकेव होता है, यानी यूं दोनों तरफ से इस तरह की इसकी शेप होती है बाइकनकेव। तो ये बाइकनकेव शेप का होता है, यानी दोनों तरफ से मुड़ा हुआ। और इसके अंदर जो है वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर हीमोग्लोबिन जो है ये 95% हीमोग्लोबिन ही होती है। और हीमोग्लोबिन का क्या काम हुआ, हीमोग्लोबिन का काम होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है मेनली ऑक्सीजन को एंड समहाउ आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मेनली इसका काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट करवा देता है। तो ये रहे हमारे ब्लड सेल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स क्या है, ये सबसे ज़्यादा होते हैं तादाद में। इसकी तादाद कैसे कि अगर आप 1 क्यूबिक जो है वो ब्लड लेते हैं मिलीलीटर, तो आपको पता चलता है कि इसमें 5 से 5.5 मिलियन मेल के अंदर हैं और 4 से 4.5 मिलियन उसके अंदर फीमेल्स के अंदर है। अब जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो इनके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, ये वाहिद सेल है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन आफ्टर मेच्योरेशन जब ये मेच्योर होते हैं तो इनका जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है और उसी जगह हीमोग्लोबिन ले लेती है और ये उसी टाइम ब्लड में छोड़े जाते हैं जब ये रिप्लेस कर जाते हैं, न्यूक्लियस के साथ नहीं छोड़े जाते। फिटल एज में जब ह्यूमंस के अंदर ये बनते हैं लिवर और स्प्लीन बनाता है, लेकिन एडल्ट्स के अंदर इसको फ्लैट बोन्स, बड़ी जो हड्डियां हैं हमारी, सीने की हड्डी है, स्टर्नम है, इसके अलावा जो दूसरी हड्डियां हैं उनका जो गोदा है, उनका जो बोन मैरो है, वहाँ से ये बनते हैं। लाइफ स्पैन इनका 120 दिनों का ही होता है, यानी 120 दिन के बाद तकरीबन 4 माह के बाद ये डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर 95% हीमोग्लोबिन पाई जाती है। स्ट्रक्चर इसका बाइकनकेव है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, यानी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी समहाउ ये जो है उसकी भी ट्रांसपोर्ट करवा देता है। तो ये थे हमारे रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स के बाद दूसरी चीज़ हम देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये कलरलेस होते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स जो है ना, इनके अंदर पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन पिगमेंटेड होता है, ये रेड कलर का होता है, इसकी वजह से ये भी रेड कलर देती है। इनके ब्लड को जो रेड कलर दिया है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं है क्योंकि इनके अंदर कोई पिगमेंट भी नहीं है। इसके अलावा जो है ये सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर कन्फाइन नहीं होते, मतलब ये जो नालियाँ हैं हमारी सिर्फ ये इनके अंदर नहीं होते, बल्कि इनके बाहर जो जगह हैं, स्पेसिस हैं, ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनका काम बहुत बड़ा है। इनका काम है जिस्म का मदाफाती सिस्टम, यानी डिफेंड करना बॉडी को। तो जो फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाता है तो फिर उसको उसके खिलाफ बॉडी को इन्होंने डिफेंड करना, ये हमारी फौज है बॉडी की, यानी कि जो जंग लड़ती है उन पार्टिकल्स के जो ज़बरदस्ती बॉडी के अंदर जो है वो घुस आते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ यहाँ पे कन्फाइन नहीं होते बल्कि इनकी ज़रूरत बाहर भी होती है, इसलिए बाहर भी ब्लड वेसल्स के बाहर भी पाए जाते हैं, जहाँ पे लिम्फ होता है, तो ये उसका भी मेन कंपोनेंट है।
तादाद के बारे में बात करें तो इसका भी अगर आप 1 क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर इसकी तादाद जो है वो तकरीबन 7000 से 8000 पाई जाती है, मतलब इनकी तादाद रेड ब्लड सेल से कम है। उसके बाद इनका लाइफ स्पेन जो है वो डिपेंड करता है मंथ से ईयर्स तक भी जाता है। कुछ सेल्स तो ऐसे हैं जो बनते ही तब हैं जब ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है बॉडी के अंदर तो वो तभी बनाए जाते हैं, अपना काम खत्म करके वो ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ हैं जो हमेशा के लिए मतलब काफ़ी टाइम के लिए जो है वो बॉडी के अंदर रहते हैं। और इनका यानी इसका मतलब हुआ कि ये मंथ से ईयर्स तक जो है वो इनका लाइफ स्पेन जा सकता है, डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ द रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल आल्सो। अब इसकी मेन जो है फंक्शन की वजह से इसकी 5 टाइप्स हैं। इनकी 5 टाइप कौन कौन सी अभी हम देखते हैं, वैसे उनके बारे में भी। न्यूट्रोफिल्स हैं, एसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, और इसके अलावा मोनोसाइट्स हैं, एंड बी एंड टी लिम्फोसाइट है। तो हमने इनके साइटोप्लाज्म की उसके ऊपर टेक्सचर के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में। एक हैं ग्रैनुलोसाइट्स और एक हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। मतलब यह है विद ग्रेन्यूल्स यानी दानेदार। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा विस्कस है, सेमी विस्कस है, और उसके अंदर ग्रेन्स बने हुए हैं, इसलिए हमने इनको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और ये इसका जो है साइटोप्लाज्म स्मूथ होता है, प्लेन है, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में है, ज़्यादा ग्रेन्यूल्स नहीं बने हुए, ग्रेन्स नहीं है, तो हम इसको एक ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो 3 जो है 3 टाइप सेल्स की वो इसमें आती हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इसके अंदर आती हैं न्यूट्रोफिल्स आती हैं, बेसोफिल्स आती हैं, एसिनोफिल्स आती हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं इसकी, मोनोसाइट्स और बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये 2 कैटेगरीज इसकी आती हैं ग्रेनुलोसाइट्स में और 3 आती हैं इसके ग्रेनुलोसाइट्स में। इनका फंक्शन देख लेते हैं कि एक दफ़ा। न्यूट्रोफिल्स का काम होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं ये उनको फैगोसाइट कर देता है, खा जाता है उनको और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एसिनोफिल्स की। तो एसिनोफिल्स जो हमारे अंदर पैरासाइट्स आते हैं इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश फैलाते हैं, तो ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसोफिल्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करवाते हैं, यानी खून को जमने नहीं देते नालियों के अंदर, उससे प्रिवेंट करवाते हैं। उसके बाद जो है ए ग्रेनुलोसाइट्स में बात करें, जो मोनोसाइट्स हैं ये ऐसे सेल्स बनाते हैं जो जर्म्स को इंगल्फ कर लेंगे, यानी उनको खा जाते हैं। ये मेगा जो है वो फेजेस बनाते हैं, और वो मेगा फेजेस क्या करते हैं, वो उनको जो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं ये उसको इंगल्फ कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो है ये जर्म्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं, यानी ये मेमोरी सेल्स बनाती हैं। एक दफ़ा हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म जब एंटर हो जाता है और वो बीमारी फैलाता है, तो अगर हमारी बॉडी से सर्वाइव कर जाती है, जीत जाती है, तो वो रिकवर तो कर जाएगी, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि वहाँ पे कुछ मेमोरी सेल्स बन जाएंगे, यानी कि वो इस चीज़ को अपने अंदर स्टोर कर लेगी अपनी मेमोरी के अंदर कि ये आए थे और इनको इस तरह से किल किया गया था, और ये वाली जो है वो एंटीजन अपने साथ जो है वो लेके आए थे, जिसने इस एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करवा दिया। तो अब दूसरी दफ़ा जब अगर वो वाला जब दोबारा बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये दोबारा से उस एंटीबॉडी को बनवाते हैं। कुछ तो वैसे ही बॉडी के अंदर थोड़ी सी अमाउंट बच जाती है हमेशा के लिए, और बाकी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ये उसको बनवा के हमें प्रिवेंट करवा लेता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपको लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा होती हैं। क्यों कि अगर आपकी बॉडी उससे एक दफ़ा उस जर्म से जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है तो उसके बाद वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है, जो फ्यूचर में आपको फिर उससे जो है वो बचाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।